ऑफिसर्स कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था प्रिम्बल के ऊपर कि प्रिम्बल संविधान का भाग है या नहीं है, या इसके जो मतलब फीचर्स हैं वो जस्टिसेबल हैं या नहीं है, उसके लिए क्वेश्चन आया था। चलिए पहले पढ़ते हैं हम संविधान की प्रस्तावना को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है संविधान की प्रस्तावना, प्रिम्बल, संविधान की प्रिम्बल। अब इस प्रिम्बल से हमको क्या पता चलता है? सबसे पहली बात तो हमें सबसे पहले पता चलता है स्रोत, सोर्स। हम भारत के लोग, चार चीजें पता चलती हैं इससे। सबसे पहले पता चलता है स्रोत, मतलब संविधान का जो निर्माण किया गया है, संविधान जो बनाया गया है वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए यहां पर ये वर्ड यूज हुआ है, हम भारत के लोग, पहली चीज। दूसरी चीज, संविधान की प्रकृति के बारे में पता चलता है। प्रकृति के बारे में पता चलता है मतलब कि जो भारत होगा, भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, इसके अलावा सोशलिस्ट है, समाजवादी। तो इसकी प्रकृति के बारे में पता चलता है। तीसरा क्या है, संविधान बनाने के उद्देश्य क्या थे? संविधान बनाने के उद्देश्य थे लोगों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय प्रदान करना, लोगों को धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, ये इसके मेन उद्देश्य हैं। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चलती है वो पता चलती है 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट कर लिया गया था, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, राइट। अब एक एक करके यहाँ पर हम एक एक जो वर्ड प्रिम्बल में यूज हुए हैं उस प्रिम्बल के वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रभुत्व संपन्न। क्या है प्रभुत्व संपन्न? प्रभुत्व संपन्न इसको बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? सुब्रैनिटी। इंग्लिश में इसको सुब्रैनिटी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व, संप्रभुता। संप्रभुता का मीनिंग क्या होता है कि इंडिया जो है अपने जितने भी आंतरिक मामले हैं या जितने भी बाह्य मामले हैं सब में निर्णय लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, मतलब इसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का कोई भी होल्ड नहीं है, किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर के कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ जो वर्क करेगा वो अपने सेल्फ डिपेंड के लिए काम करेगा। हालांकि मई 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ को साइन किया था, लेकिन कॉमनवेल्थ को साइन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने ब्रिटेन की स्वाधीनता को फिर से स्वीकार कर लिया। कॉमनवेल्थ का मेंबर होना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इंडिया जो है अपने इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मामलों के लिए जो है इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज आती है समाजवादी। समाजवादी क्या है? देखो, समाजवादी जो है, समाजवाद का मतलब होता है सोशल वेलफेयर, पब्लिक की सेवा करना। पब्लिक की सेवा करना मीन्स जैसे कि आप आज देखते हो इंडिया के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है। हमारे यहाँ पर जो है ना पीडीएस दिया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, 1 रुपए किलो चावल मिल रहा है। किसके लिए? जो बिल्कुल सबसे दबा हुआ जो सेक्शन है इकोनॉमिकली, उन लोगों के लिए पीडीएस सिस्टम स्टार्ट किया गया। जो लोग कैपेबल नहीं है सर्वाइवल के लिए तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, फ्री में शिक्षा दी जा रही है। 6 से 14 बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को जो ना एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसको हमारे मौलिक अधिकार में भी रखा गया है। उसके बाद जो है इसको नीति निर्देशक तत्व में भी है। इसके अलावा जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य में भी एलिमेंट्री एजुकेशन को रखा गया है। तो इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया गया है। प्राथमिक विद्यालय बने हुए हैं, वहां पर जो है बच्चों को फ्री में कोर्स दिया जाता है, बुक्स मटेरियल जो होता है फ्री में दिया जाता है, बैग्स फ्री में दिए जाते हैं, मिड डे मील भी फ्री में दिया जाता है, सब कुछ वहां पे फ्री में दिया जाता है। तो गवर्नमेंट इतना जो काम कर रही है वो गवर्नमेंट किस लिए कर रही है? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि ये समाजवादी है। समाजवादी का मतलब समाजवाद,
यहाँ पर समाजवाद का एक मतलब और आता है। पहली बात तो देखो, हमारा जो जो हमारा मॉडल है, इकोनॉमी का जो हमारा मॉडल है, वो समाजवाद तो है ही है। समाजवाद के साथ साथ जो ना हमारा जो मॉडल है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप है। मतलब हमारे यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था तो हमको मिलती थी यूएसएसआर में, कैपिटलिस्ट मिलती थी बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन हमने जो अडॉप्ट किया था वो किया था हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को, मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था ना उसमें क्या था कि सोशल वेलफेयर को प्रेफरेंस दी जानी थी, बाकी जो था वो कैपिटलिज्म को जो ना सेकेंडरी रखा जाना था। हालांकि 1991 के इकोनॉमिकल रिफॉर्म के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कैपिटलिज्म वाली कुछ चीजें आई हैं, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली, लोगों के पास ऑप्शंस बने, वो सारी की सारी चीजें हुई थी। कुछ संविधान को मानने वाले लोग इसको संविधान के साथ धोखा भी मानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि गांधीवाद का और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, समाजवाद की जो संकल्पना है ना वो ये भी कहती है कि समाजवाद में मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है ना, एबोलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टीज मींस जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ना वो पब्लिक लोगों के हाथ में नहीं होगा, जैसे कि कहाँ पर होता था, रशिया में होता था। रशिया में उसके बाद रिवॉल्यूशन हुआ था व्लादिमीर लेनिन के टाइम पीरियड में, तो वही सेम समाजवाद की संकल्पना हमने वहां से ली थी, राइट। तीसरी चीज है आपकी यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मीन सेकुलरिज्म। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म का मतलब जो है, संविधान निर्माताओं ने संविधान में जो ये वर्ड रखा है ना धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का हालांकि क्लियर कोई मीनिंग वहां पर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसको जस्टिफाई किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान निर्माता एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जहां पर राज्य का कोई धर्म ही ना हो। राज्य का धर्म नहीं होना मतलब राज्य जो है वो सभी धर्मों को प्रमोट करेगा, कोई भी धर्म हो राज्य सभी धर्मों को प्रमोट करेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात, किसी के भी साथ भी जो है वो धार्मिक बेस्ड पर जो है, रिलीजन बेस्ड पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, आपको जो धर्म सही लगे आप मान सकते हो, इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये मीनिंग है धर्मनिरपेक्ष का। नेक्स्ट बात आती है लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या होता है लोकतांत्रिक गणराज्य? इसको हम बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या हम इसको गणतंत्र भी बोलते हैं। क्या है ये लोकतांत्रिक गणराज्य? पहले हम लोकतांत्रिक के ऊपर बात करते हैं कि लोकतांत्रिक होता क्या है। देखो, लोकतंत्र जो होता है ना, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का राज। अब लोगों का राज जो है ना दो तरीके से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष जो होता है वो होता है स्विट्जरलैंड में, वहां पर ना डायरेक्ट जो है ना लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है गवर्नमेंट डायरेक्टली। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं, और कोई भी चीज होती है तो कोई अगर लोगों की जो उम्मीदें होती हैं उस पर खरे नहीं उतरते तो उसके लिए वही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री, एक होता है प्रेसिडेंशियल। तो हमारे यहाँ पर जो अपनाया गया है वो अपनाया गया है संविधान, सॉरी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र है ना वो संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो लोग रूल कर रहे हैं। अगर वो हमारी जो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनको अगले इलेक्शन में उनको जो है ना चुन करके किसी और दल को चुने जो कि हमारा अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर सके, जो हमारी बात जो है वो सरकार में ला सके। इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक, राइट। नेक्स्ट वर्ड है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक, गणतंत्र। गणतंत्र के भी यहाँ पर दो अर्थ होते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो राज्य होता है ना, हेड ऑफ द स्टेट, वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है। ए पर्सन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब किसी भी गणतंत्र का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है ना, जो राज्य का मुखिया है वो होगा इलेक्टेड, निर्वाचित। जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, ना कि हेरिडिटरी में आ रहा है, ना कि वंशानुगत आ रहा है। इंग्लैंड में और हमारे यहाँ पर यही डिफरेंस है कि वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो क्या होता है, वो वंशानुगत होता है, लेकिन इंडिया में जो होता है वो होता है इलेक्टेड।
तो इस गणतंत्र का मतलब यही है, गणराज्य गणतंत्र का मतलब यही है कि यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड पर्सन होगा। नेक्स्ट आता है न्याय। अब न्याय में जो है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों न्याय के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो सामाजिक न्याय। क्या है सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय का मतलब है हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे ना, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में क्लियरली बोला गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 15, जो कहता है कि धर्म के नाम पर, वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर और धर्म, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के नाम पर कोई विभेद नहीं होगा। उसके बाद क्या कहता है आर्टिकल 16? इक्वालिटी कहता है, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरियों में समानता। उसके बाद आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का निषेध, कोई भी पर्सन अछूत नहीं समझा जाएगा, अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया। इसका मतलब है सामाजिक तौर पर सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग कानून के सामने सामाजिक तौर पर इक्वल हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जो भी हैं वो सारे के सारे जो ना सामाजिक न्याय की बात करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक। आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो सारे के सारे कानून के सामने इक्वल हैं। कानून उनको जो है वो इक्वल ट्रीट करेगा और इक्वल जस्टिस देगा। इसको बोलते हैं आर्थिक न्याय। नेक्स्ट क्या है? राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है कि सभी लोगों के लिए जो राजनीतिक संस्थाएं हैं या जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं वो सभी लोगों के लिए समान रूप से खुले हुए हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर जो है राइट टू वोट दिया गया है, आर्टिकल 325 और 326 जो है हमारे राइट टू वोट से रिलेटेड है। एक कहता है कि किसी के साथ में जो है ना वो विभेद नहीं किया जाएगा, किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 26 ये कहता है कि राइट टू वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 18 साल से ऊपर सभी लोगों को राइट टू वोट है। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय है, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, पॉलिटिकल संस्थाओं में पहुंचने का अधिकार है, सबके पास समान अधिकार है, इसको बोला जाता है राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता देखो, लिबर्टी, फ्रीडम क्या होता है? हमारे यहाँ पर कहा गया है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि लोगों के पास आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, 6 राइट्स तो वहीं पर दिए हुए हैं। विचार की है, अभिव्यक्ति की है, ठीक है, अपने विचार आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे के विचार भी आप अपने थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे के विचार भी आप प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा धर्म को, किसी भी धर्म को मानने की, किसी को भी विश्वास उपासना की स्वतंत्रता है, किसी भी फॉर्म में भगवान को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य आपको जो है इस बात की जो है गारंटी देता है कि राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। इस तरीके से लोगों को स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। इसके बाद बात करते हैं हम समता। समता का मतलब अगेन इक्वालिटी। समता का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स क्या था पुराने टाइम में कि इक्वालिटी नहीं थी। अगर हम वर्ल्ड लेवल से एग्जांपल उठाएं तो एग्जांपल हम उठा सकते हैं कहाँ से? फ्रेंच से उठा सकते हैं। फ्रेंच में जो थी पूरी की पूरी सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी, जहाँ पर स्टेट 1 और स्टेट 2 को प्रिविलेजेस थे, स्टेट 3 को जो है पूरा का पूरा टैक्सेस वगैरह पे करने होते थे, वुमेन के पास राइट टू वोट नहीं था। इन द सेम वे जब हम इंडिया की सिचुएशन देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द ब्रिटिश, व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर हियर, देन इक्वालिटी वाज नॉट देयर, दे डिस्क्रिमिनेटेड अमंग द पीपल and they thought that Indians are not suitable person that they will get the right to vote or they will get some other privileges. That's why they discriminated a lot Indians, right? And they also provided some titles to the Indians like Raja, Maharaja, Rai Bahadur, Khan Bahadur. These type of titles they distributed to the people, and that's why most of the zamindars people exploited the poor peasants, right? So these were the situation when this constitution was framing. So when this constitution was framing, so the political leaders who were in the constituent assembly, they said that we want a constitution which focused on the equality, जो कि इक्वालिटी के ऊपर फोकस करता हो ना, उस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर समता की जब हम बात करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया ना आर्टिकल 14 कानून के समकक्ष समानता, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स। इसके अलावा आर्टिकल 16 इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सबको सरकारी नौकरी में समान स्वतंत्रता। हालांकि रिजर्वेशन दैट इज अनदर थिंग, वो 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) क्लॉज है, 16(4) क्लॉज 10% टू द जर्नल कैटेगरी, दैट इज द अनदर थिंग आई विल डिस्कस लेटर इन सम अनदर वीडियोस, राइट?
लेकिन मेन मकसद क्या था, समता को स्टैब्लिश करना, इक्वालिटी स्टैब्लिश करना। इसलिए यहाँ पर ना आर्टिकल 18 भी लाया गया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एजुकेशनल टाइटल्स को छोड़ करके, और जो सेना वाले आर्मी के जो टाइटल्स हैं उनको छोड़ करके सभी टाइटल समाप्त किए जाते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था, लास्ट ईयर पूछा गया था कि जो भारत रत्न है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसमें ये तक कहा गया है कि अगर कोई पर्सन इन पुरस्कारों को अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय की फॉर्म में यूज करता है, मींस अपने नाम के आगे या पीछे यूज करता है ना, तो उनको ये पुरस्कार त्यागने होंगे। इतना फोकस करता है कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के ऊपर कि सोसाइटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। आर्टिकल 18 वही है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है। इसके प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। अभी बंधुत्व क्या वर्ड है? बंधुत्व का मतलब होता है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मीन्स क्या होता है? भाईचारा, राइट। इसकी संकल्पना हमने कहां से लिया? इसकी संकल्पना हमने ली फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बंधुत्व की बात ली है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बंधुत्व के आदर्श लिए थे हमने, कि मतलब सोसाइटी में जो है ना वो भाईचारे की भावना होनी चाहिए, और हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में भी एक कर्तव्य ये है कि भाईचारे को बढ़ावा देना, राइट। उसको बोला जाता है बंधुत्व। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, राइट। ये तो था प्रीम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के बाद इसका महत्व जान लेते हैं। इसका क्या महत्व है? देखो, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने इसका महत्व बताया है। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीम्बल क्या है? प्रीम्बल की इंपॉर्टेंस, वो ये कहते हैं कि संविधान निर्माताओं के सोच की कुंजी है ये, मतलब वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं ना, उसका इंट्रोडक्शन है ये। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था, राइट। 13 दिसंबर 1946 को किया था, 9 दिसंबर पहली मीटिंग हुई थी, इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज किया था, जिसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। अब जब उसको पास कर लिया गया था तो उन्हीं से ये भारत की संविधान की प्रस्तावना बनी। तो प्रस्तावना का महत्व जो है अपने आप में बहुत महत्व है प्रस्तावना का। प्रस्तावना जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन मानी जाती है। ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है ये प्रस्तावना, ये इसका महत्व हो गया। अब क्वेश्चन इज दैट, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं? ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें संशोधन होगा या नहीं होगा। देखो, यहाँ पर दो केसेस थे। पहला केस आया 1960 में, 1960 में, जिसको बोलते हैं बेरूवाड़ी केस में जब संविधान में संशोधन की बात की गई, प्रस्तावना में संशोधन की बात की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कहा कि क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, भाग नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? 1973 में दूसरा केस आया, जिसको बोला जाता है, बहुत फेमस केस है ये, केशवानंदा भारती केस। ये इतना इंपॉर्टेंट केस था ना कि इसने जो था पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट लाया, उसको बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा संविधान का। इसमें यह कहा गया कि बिल्कुल संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले जजमेंट में यह कहा कि केशवानंदा भारती केस में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। अब इसको बोल दिया भाग है, संविधान का भाग है, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसलिए इसमें जो था 3 वर्ड ऐड किए गए, जो कि इसमें जो था वो पहले नहीं थे, लेकिन बाद में इसको ऐड किया गया। 3 वर्ड थे, एक तो था आपका धर्मनिरपेक्ष, दूसरा था समाजवादी, और तीसरा था अखंडता। ये 3 वर्ड जो थे इसमें ऐड किए गए, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये कब ऐड किए गए थे? तो ये 1976 का एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, right? At that time period 3 words were added to the preamble to the constitution, and इसमें एक बार अभी तक संशोधन हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात ये भी कही थी कि संशोधन तो किया जा सकता है, संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कही गई कि संविधान के जो फीचर्स है ना,
जितनी भी ये चीज़ें हैं, जो इसके फीचर्स हैं, मेन जो इसके पॉइंट हैं, प्रोविजंस हैं, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संशोधन तो कर सकते हो कि संशोधन हो जाएगा, लेकिन न्यायालय में इसको रिलेटेड जो है कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब क्या हुआ इस बात का? फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है कोई भी इसका प्रोविजन है और उस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में चुनौती देनी है, तो वो चुनौती नहीं दी जाएगी, राइट। दूसरी बात इसमें क्या कही गई कि प्रस्तावना जो है ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही इसकी शक्तियों को प्रतिबंधित करने वाला है, राइट। पहली बात तो ये बोली कि इसके जो प्रोविजंस हैं वो न्यायालय में जस्टिसेबल नहीं है। दूसरी बात ये बोली कि भाग तो है, लेकिन ये विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और विधायिका की शक्तियों को सीमित करने वाला भी नहीं है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा सकता है संशोधन, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती केस में दी गई थी ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर हर्ट नहीं होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर हर्ट नहीं होगी, देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इसमें किया जा सकता है, राइट। तो ये थी संविधान की प्रस्तावना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।